नमस्कार दोस्तों, आज है शनिवार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शिंजन और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रवीण कोमल। भाई और बहनों, शिंजन में आज ताजा करेंगे यादें सम्राट किशोर कुमार यानी कि किशोर दा के बारे में। किशोर कुमार जीवन के अंतिम समय खुद को मुंबई नगर में बेहद अकेला पाते थे। वो खंडवा जाना चाहते थे, जिंदगी के आखिरी दिन अपने घर में बिताना चाहते थे। उन्हें मुंबई कभी अपने घर जैसा नहीं लगा, उन्हें सब कुछ छोड़ देना था। वो बहुत अकेला महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि कोई उनका दोस्त नहीं है, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। वो गायक थे, वो एक्टर थे, वो गीतकार थे, वो संगीतकार थे, वो निर्माता थे, निर्देशक थे, स्क्रिप्ट राइटर थे। एक शब्द में कहा जाए तो जीनियस थे, लेकिन उन्हें लोग दीवाना मानते थे, पागल मानते थे, अक्खड़ मानते थे। वो यानी आभास कुमार गांगुली। आभास कुमार गांगुली का बचपन में एक ही सपना था, वो अपने बड़े भाई से ज़्यादा पैसे कमाना और केएल सहगल जैसा गाना चाहते थे। मध्य प्रदेश के खंडवा में 4 अगस्त 1929 को जन्मे आभास यानी किशोर कुमार। कैसे माना जा सकता है कि किशोर कुमार जैसा इंसान इस कदर अकेला हो सकता है? घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। एक समय ऐसा था जब वो फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बचने की भरसक कोशिश करते थे, लेकिन जैसा कहा जाता है कि वो बम्बई को छोड़ना भले ही चाहें, लेकिन माया नगरी उन्हें कतई छोड़ना नहीं चाहती थी और छोड़ा भी नहीं उन्हें मुंबई ने। किशोर के पिता कुंजलाल गांगुली वकील और मां गौरी देवी धनाढ़ परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। किशोर 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। सबसे बड़े अशोक, उसके बाद सती देवी और फिर अनूप। किशोर अभी बच्चे ही थे जब अशोक कुमार बड़े फिल्म अभिनेता बन गए थे। अनूप को भी शौक था। भाइयों के साथ किशोर को भी फिल्म और संगीत का शौक हो गया। केएल सहगल के फैन थे, उन्हीं की तरह गाने की कोशिश करते थे और पढ़ाई जारी थी। इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज से वो ग्रेजुएट हुए। अभी वो किशोर कुमार नहीं बने थे, आभास ही थे। वो मुंबई आ गए, बॉम्बे टॉकीज के लिए कोर्स गाना शुरू किया। उन्होंने नाम भी बदल लिया। यहाँ अशोक कुमार काम करते थे। 1948 में फिल्म आई जिद्दी। इसके लिए खेमचंद प्रकाश के संगीत निर्देशन में किशोर कुमार ने अपना पहला गाना गाया। जीने की तमन्ना कौन करे, कौन करे। गाने के हाई और लो पिच के बीच तेजी से बदलने वाला अंदाज पैदा करना, गानों में वेरिएशन पैदा करने की किशोर की यह अदा बाद में फैशन बन गई। किशोर दा के गाने आपके अंदर मस्तियां घोलते हैं। उनके गानों की तेज लहराती पिच पर आपका मूड झूमते हुए बहता है। उनके रोमांटिक, मधुर और खिलंदड़ी अंदाज में गाए हर गाने में आप तेज और धीमी होती लहर में बहते हैं और एक रवानगी महसूस करते हैं। उनमें गानों में वेरिएशन पैदा करने की जबरदस्त कलाकारी थी और यही उनका क्लास भी था। दे दे प्यार 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 दे दे हमें प्यार दे। किशोर कुमार ने गानों को बंधे बंधाए क्लास से बाहर निकालकर खुद की अपनी खास लय बनाई, जिसे अंग्रेजी में यूडलिंग कहते हैं। यूडलिंग यानी कि गाने के हाई और लो पिच के बीच तेजी से बदलने वाला अंदाज पैदा करना। इसे यूडल सिंगिंग भी कहते हैं और उनकी इस अंग्रेजी स्टाइल को भारतीय वर्जन में गढ़ा राहुल देव यानी कि आर.डी. बर्मन ने। इसके बाद यूडलिंग का अंदाज गायकों के लिए फैशन बन गया। कहा जाता है कि बाद के गायकों में इस पिच को पाने की कुमार सानू ने बहुत कोशिश की, लेकिन
वो किशोर कुमार के मुकाम तक नहीं पहुंच सके। नए सिंगर अरिजीत सिंह ने अपने कुछ गानों में इसका अच्छा इस्तेमाल किया है, पर किशोर की यूडलिंग की अलग तासीर थी जो और कहीं नहीं, इसीलिए उन्हें यूडलिंग स्टार भी कहा जाता है। और आजकल तो यूडलिंग को लड़कियां भी आजमाने लगी हैं, लड़कियां भी किशोर कुमार की, किशोर दा की कॉपी करने लगी हैं। किशोर दा का यह जो स्टाइल था, यह अमेरिकन सिंगर और सॉन्ग राइटर जिम्मी रॉजर्स से प्रेरित था, जिन्हें द फादर ऑफ कंट्री म्यूजिक कहा गया। वह अपने गानों में खास लय के साथ चेंज लाने के लिए मशहूर थे। इसके अलावा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन सिंगर टेक्स मार्टिन का असर था। भाई और बहनों, उनकी यूडलिंग का एक जबरदस्त इस्तेमाल म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन के गाने ब्लॉकबस्टर मूवी कटी पतंग में महसूस कीजिए, जो राजेश खन्ना के लिए फिल्माया गया है। तुम बिन जाऊं कहाँ, इसे हार्टिंग यूडल का नमूना कहा जाता है। और इसी फिल्म के एक मस्ताने गाने में इस अंदाज को महसूस किए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, ये शाम मस्तानी। उनके इस लहराते अंदाज को राजेश खन्ना की फिल्म दो रास्ते के एक गम के गाने पर आप मध्यम मध्यम झूमते हुए बह सकते हैं। मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त। यह अंदाज एक तेज पिच वाले खुशी के गाने में झूमता हुआ नजर आता है, जिसे आराधना फिल्म में राजेश खन्ना के लिए फिल्माया गया है। इस फिल्म के गानों के साथ ही किशोर कुमार संगीत की दुनिया में छा गए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, और रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। जाने माने सिंगर उनके बेटे अमित कुमार एक बातचीत में बताते हैं कि इतने सालों बाद भी आज वह नंबर 1 बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा गाने आज भी उन्हीं के बजते हैं। जावेद अख्तर कहते हैं कि मैं एक बात बहुत ही झिझकते हुए कहना चाहूँगा, पर कहूँगा ज़रूर। किशोर कुमार ने जब भी किसी के साथ गाना गाया, चाहे मेल सिंगर हो या फीमेल, तो आपको एक फ़र्क महसूस होगा। आपका ध्यान किशोर कुमार की आवाज़ पर ही जाएगा, या फिर एक गाना जिसका मेल फीमेल दोनों वर्जन हो, या फिर 2 मेल वर्जन का गाना हो, तो किशोर का वर्जन ही चला है, दूसरा नहीं चला। अब प्यार का मौसम 1969 की बात कर लीजिए कि तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ। किशोर का यह गाना रफ़ी के वर्जन वाले गाने से ज़्यादा स्कोर किया है इसने, मेलोडी के टर्म में नहीं, मूड के टर्म में। 1976 की फिल्म महबूबा के लिए राजेश खन्ना के लिए गाया गया गाना मेरे नैना सावन भादों, जो लता के वर्जन से ज़्यादा किशोर के वर्जन के पक्ष में गया। रिमझिम गिर सावन मंजिल 1979 नर्म अंदाज में गाया गया किशोर का गाना लता के हाई पिच वाले गाने से ज़्यादा स्कोर कर गया। खिलते हैं गुल जहां शर्मीली 1971 फीमेल वर्जन में लता का यह गाना भी कमतर साबित हुआ। मेम साहब 1956 दिल दिल से मिलाकर देखो, किशोर के वर्जन का स्कोर आशा भोसले के वर्जन को पीछे छोड़ गया। मन्ना डे ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उनकी गायन की एक अनूठी और अप्रभावित शैली थी, जो शास्त्रीय संगीत की बारीकियों को पाने में लगे साथ में गाने वाले को एक नुकसान में रखती थी। वह कहते हैं कि किशोर की कला की मास्टरी उनकी तत्काल बनाई गई टेक्निक और गाने के मूड पर पकड़ में मौजूद है। आर.डी. बर्मन ने फिल्म अमर प्रेम की चिंगारी कोई भड़के गाने का जिक्र करते हुए कहा है कि किशोर जब चिंगारी गा रहे हों तो जैसे वो बस आपके लिए ही गा रहे होते हैं, केवल आपके लिए।
किशोर कुमार आर्टिस्ट नहीं थे, वो तो अपने आप में एक आर्ट थे। संगीत परंपरा से दूर हटकर उन्होंने अपनी परंपरा बनाई। संगीतकार जतिन ललित की जोड़ी के ललित कहते हैं कि गानों में मस्ती का एक्सप्रेशन बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन किशोरदा के साथ वह नेचुरली आ जाता था। उनके गानों में इतना एक्सप्रेशन सुनाई देता था जो हम कर ही नहीं पाते हैं। वो कहते हैं कि उनकी संगीत की समझ इतनी अधिक थी कि अगर संगीतकार थोड़ी खराब धुन भी लेकर आए तो वो उसमें जान फूंक देते थे और गाना अमर हो जाता था। किशोर ने कुल 574 से ज़्यादा गाने गाए और 8 गानों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जो प्लेबैक सिंगिंग यानी कि पार्श्व गायकी की श्रेणी में सबसे ज़्यादा है। किशोर कुमार की आवाज़ ने 3 अभिनेताओं को शिखर तक पहुंचाया। पहला नाम देवानंद का है, जो उनके सदाबहार नगमों से सदाबहार हीरो बने। फूलों में खोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। किशोर की झूमती मस्तानी आवाज़ ने राजेश खन्ना की नई अदा स्टाइल को खूब हिट किया और बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार बने, और अमिताभ बच्चन आज महानायक हैं। लता मंगेशकर बताती हैं कि आप चाहे जितने सीरियस हों, गाते समय जब आप अंतरों में कोई तान ला रहे हों या हरकत दिखा रहे हों तो किशोरदा झट से कोई बेवकूफ़ी भरा इशारा करते थे जिससे आपका ध्यान गाने से हट जाए। हम कई बार गानों को बीच में रुकवा कर उनसे मिन्नतें करते थे कि दादा पहले शांति से गाना रिकॉर्ड करा दो, फिर जैसा होगा। बताया जाता है कि 1975 में इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस की हालत बहुत ख़राब थी। इंदिरा गांधी चाहती थी कि उस समय काफ़ी मशहूर किशोर कुमार उनके लिए गाएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, जिसके बाद किशोर के गानों पर 3 साल के लिए बैन लगा दिया था। और लोग जो कहते हैं ना कि किशोर कुमार रफ़ी में मोहम्मद रफ़ी में आपस में होड़ थी, आपस में मुकाबला था, उनके लिए ये बता दें कि किसी काम के लिए दिल्ली गए थे मोहम्मद रफ़ी, तो उन्होंने किशोरदा को बिना बताए इंदिरा गांधी से उनके गानों से बैन हटवा दिया। और इसके बाद किशोर ने रफ़ी से मिलकर कहा कि आपने मेरी इतनी मदद की और बताया भी नहीं। तो वह बोले कि ये बहुत छोटी मदद है, कभी किसी से बताना मत, कहना मत, बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोग होते थे तब। रफ़ी की मौत के बाद उनका अंतिम दर्शन करने पहुंचे किशोर फूट फूट कर रोए थे, और वहीं अपने गानों से बैन हटवाने की बात उन्होंने सार्वजनिक रूप से लोगों को बताई थी। रफ़ी ने किशोर के लिए कई फिल्मों में आवाज़ दी। बतौर एक्टर किशोर कुमार ने चलती का नाम गाड़ी, हाफ टिकट, पड़ोसन और झुमरू जैसी कई फिल्मों में काम किया, जहां रफ़ी ने उनके लिए आवाज़ दी। और आराधना के हिट होने के बाद किशोर कुमार संगीत के आसमान पर जब छा गए तो लोग रफ़ी पर ताने मारने लगे थे। जब किशोर को पता चला तो उन्होंने कहा कि ये सब बंद होना चाहिए, वह रफ़ी साहब की पूजा करते हैं। बहुत गुस्सा किया था तब उन्होंने। अब दोस्तों, आपको किशोर की गायकी से जुड़े अनेक मनोरंजक किस्से हैं, उनमें से कुछ किस्से बताते हैं। अब बताते हैं कि एक गाना था कि 5 रुपये 12 आना। इस गाने की कहानी आपको बताएं। किशोर कुमार इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े थे और उनकी आदत थी कॉलेज की कैंटीन से उधार लेकर खुद भी खाना और दोस्तों को भी खिलाना। वह ऐसा समय था जब 10-20 पैसे की उधारी भी बहुत मायने रखती थी। किशोर कुमार पर जब कैंटीन वाले के 5 रुपये 12 आना उधार हो गए और कैंटीन का मालिक जब उनको अपने 5 रुपये 12 आना चुकाने को कहता तो वे कैंटीन में बैठकर ही टेबल पर गिलास और चम्मच बजा बजा कर 5 रुपये 12 आना गा गा कर कोई धुन निकालते थे और कैंटीन वाले की बात अनसुनी कर देते थे। और बाद में उन्होंने अपने एक गीत में इस 5 रुपये 12 आना का बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया। शायद बहुत कम लोगों को 5 रुपये 12 आना वाले गीत की यह असली कहानी मालूम होगी। किशोर कुमार के शुरुआती फिल्मी सफ़र में उनकी कई फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी ने गाने गाए। इसी प्रकार रफ़ी ने कई गानों में किशोर कुमार के लिए अपनी आवाज़ दी थी। मोहम्मद रफ़ी ने फिल्म रागिनी तथा शरारत में किशोर कुमार को अपनी आवाज़ उधार दी तो मेहनताना लिया सिर्फ 1 रुपये। काम के लिए किशोर कुमार सबसे पहले एस.डी. बर्मन के पास गए थे, जिन्होंने पहले भी उन्हें 1950 में बनी फिल्म प्यार में गाने का मौका दिया था। एस.डी. बर्मन ने उन्हें फिर बहार फिल्म के लिए गाने का मौका दिया। कसूर आपका और यह गाना बहुत हिट हुआ। एक वाक़ये के अनुसार जब एक फिल्म की शूटिंग के दौरान निर्माता ने उन्हें पहले पूरे पैसे नहीं दिए
तो वह फिल्म के सेट पर आधे चेहरे पर ही मेकअप लगाकर पहुंच गए और पूछने पर कहने लगे कि आधा पैसा तो आधा मेकअप। एक और बहुत ही हास्य घटना के अनुसार जब निर्माता आरसी तलवार ने उनके पैसे नहीं दिए तो वह हर दिन तलवार के घर सुबह सुबह पहुंचकर बाहर से ही चिल्लाने लगते, हे तलवार दे दे मेरे 8,000। ये ऐसा भी वो कर देते थे कई बार। हालांकि उनका उसूल था कि पैसा नहीं तो काम नहीं, पर कई बार उन्होंने निर्माताओं के लिए फ्री में भी गाना गाया है। किशोर कुमार बहुत ही दयावान और दूसरों की मदद के लिए भी जाने जाते थे। काफ़ी लोग उनके अक्खड़ और मस्त मौला व्यवहार की आलोचना भी करते थे, लेकिन वह किसी की परवाह नहीं करते थे और अपने घर के बाहर उन्होंने किशोर से सावधान का बोर्ड लगा रखा था। मनोज कुमार किशोर कुमार को लेकर एक यादगार किस्सा सुनाते हैं। एक बार उनकी फिल्म उपकार के लिए किशोर कुमार को गाना गाने के लिए आमंत्रित किया तो वह यह कहकर भाग खड़े हुए कि वे तो फिल्म के हीरो के लिए ही गाना गाते हैं, किसी खलनायक पर फिल्माया जाने वाला गाना नहीं गा सकते। लेकिन उपकार का यह गीत कसमें वादे प्यार वफा जब हिट हुआ तो किशोर कुमार मनोज कुमार के पास गए और कहने लगे कि इतने अच्छे गाने का मौका उन्होंने क्यों छोड़ दिया। इसके साथ ही किशोर ने यह स्वीकार करने में जरा भी देर नहीं लगाई कि मन्ना डे ने जिस खूबसूरती से इस गाने को गाया है ऐसा तो मैं कई जन्मों तक नहीं गा सकूंगा। अच्छा ही हुआ कि मैंने इस गाने को नहीं गाया, नहीं तो लोग इतने अच्छे गीत में मन्ना डे की इस खूबसूरत आवाज़ से वंचित रह जाते। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। किशोर कुमार 70 से 80 के दशक में इतने लोकप्रिय हो चुके थे कि कांग्रेस नेताओं को लगने लगा कि उन्हें जनता के पास अपनी बातों को ले जाने के लिए एक ऐसी आवाज़ की ज़रूरत है जो सरकार की बात आम जनता तक पहुंच सके। और यही कारण था कि उन्होंने किशोरदा ने सूचना प्रसारण मंत्री वीसी शुक्ला के आदेशों को भी नहीं माना। और पहले जो हम बता चुके हैं कि ये बैन 3 मई 1976 से लेकर आपातकाल ख़त्म होने तक जारी रहा। फिल्म जगत से जुड़े कलाकार और किशोर के जो चाहने वाले करीबी बताते हैं कि जब कोई बिना पैसे के या एडवांस दिए बगैर गाने को कहता था तो अक्सर किशोर कुमार का गला खराब बताया जाता था, लेकिन जैसे ही उन्हें गाने के पैसे मिल जाते थे उनका गला तत्काल ठीक हो जाता था। अब बात की जाए राजेश खन्ना की जो फिल्म थी महबूबा 1976 में आई थी, हिट फिल्मों में शुमार थी। इस फिल्म का सुपर हिट गाना मेरे नैना सावन भादों, इसको असल में पहले मोहम्मद रफ़ी गाने वाले थे, लेकिन राजेश खन्ना ने कहा कि नहीं, मेरा यह गाना सिर्फ किशोरदा ही गाएंगे। राजेश खन्ना किशोर कुमार के पास गए। फिर जब किशोर कुमार को पता लगा कि इस गाने का फीमेल वर्जन लता मंगेशकर गा रही हैं, तब किशोर कुमार ने राजेश खन्ना से कहा, पहले मुझे लता मंगेशकर के गाने की रिकॉर्डिंग ला कर दो। राजेश खन्ना ने किशोरदा को रिकॉर्डिंग ला कर दी। फिर किशोर कुमार ने 1 महीने लता जी के गाने को सुनने की प्रैक्टिस की, फिर अपने गाने की रिकॉर्डिंग करवाई। इसमें राजेश खन्ना ने भी किशोर कुमार का साथ दिया और 1 महीने तक अपने प्रोड्यूसर को भी मनाया। गानों को लेकर किशोर कुमार के बहुत से किस्से हैं। किशोर कुमार एक ऐसे सिंगर थे, भाई और बहनों, आपको बता दें कि जो मेल फीमेल दोनों की आवाज़ में गाना गा सकते थे। 1962 में आई फिल्म हाफ टिकट का गाना आके सीधी लगी दिल पे जैसी में किशोर कुमार और लता मंगेशकर को अपनी आवाज़ देनी थी। किसी कारण लता मंगेशकर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई गाने की। तब किशोर कुमार ने कहा, क्या मैं कोशिश करके देखूं। फिर किशोर कुमार ने मेल और फीमेल दोनों ही आवाज़ों में गाना गाया और मज़े की बात है कि ये गाना एक ही टेक में फाइनल कर दिया गया और यह गाना सुपर हिट हुआ कि आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। लेकिन किशोर कुमार लता मंगेशकर को बहुत मानते थे, उनका बहुत सम्मान करते थे। हमेशा वह प्रोड्यूसर से पूछते थे कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए लता मंगेशकर को कितने पैसे दिए गए हैं। साथ ही कहते थे कि जो भी पैसा आप लता मंगेशकर दो उससे मुझे 1 रुपया कम ही दें। 1950 की बात है, बर्मंदा अशोक कुमार के घर गए थे। वहाँ उन्होंने किशोर को केएल सहगल की नकल करते सुना। उन्होंने किशोर को अपने स्टाइल में गाना गाने को कहा जा सकता है कि किशोर की प्रतिभा को मांझने का काम उन्होंने ही किया। 1961 में किशोर कुमार ने फिल्म बनाई झुमरू। इसके निर्माता निर्देशक मुख्य अभिनेता वही थे।
मैं हूँ झुमरू गाना लिखा और संगीतबद्ध किया। इसी तरह दूर गगन की छाँव में भी उन्होंने बनाई, स्क्रिप्ट भी उनकी थी, संगीत भी, एक्टिंग भी। इसके बाद भी उन्होंने फिल्म बनाई जैसे बढ़ती का नाम दाढ़ी, जिंदगी, दूर वादियों में, लेकिन फिल्में ज़्यादा चली नहीं। 80 के दशक में किशोर कुमार का अमिताभ बच्चन से भी विवाद हो गया था। अमिताभ ने किशोर की फिल्म ममता की छाँव में मेहमान कलाकार बनने से मना कर दिया था। उन्होंने कुछ समय मिथुन चक्रवर्ती के लिए भी गाने नहीं गाए। वजह यही थी कि मिथुन ने उनकी पूर्व पत्नी योगिता बाली से शादी की थी। किशोर कुमार ने, आपको बता दें कि 4 शादियां की। उनकी पहली पत्नी बांग्ला अभिनेत्री और गायिका रुमा गुहा ठाकुरता थी। 1950 में की शादी 1958 तक चली। रुमा को वो बहुत प्रभावशाली मानते थे। उनका कहना था कि दोनों का जिंदगी को देखने का नज़रिया अलग था, इसलिए शादी नहीं चली। किशोर चाहते थे कि वो घर संभालें, करियर से ज़्यादा अहम घर है। भाई और बहनों, दूसरी शादी मधुबाला से की। किशोर ने जब मधुबाला को प्रपोज किया, वो बहुत बीमार थी, ट्रीटमेंट के लिए लंदन जाना चाहती थी, उनके दिल में छेद था। रूमा से तलाक के बाद किशोर ने मधुबाला से शादी की। इसके लिए उन्होंने इस्लाम कबूल भी किया और उनका नाम रखा गया करीम अब्दुल। किशोर कुमार के माता पिता इस शादी में नहीं आए। किशोर ब्राह्मण परिवार से थे जबकि मधुबाला मुस्लिम थी। हालांकि किशोर और मधुबाला ने हिंदू रिवाज से भी शादी की, लेकिन मधुबाला को घर में कभी अपनाया नहीं गया। घर में तनाव की वजह से शादी के 1 महीना बाद ही मधुबाला बांद्रा के अपने बंगले में शिफ्ट हो गई। वैवाहिक जीवन बड़े तनाव में बीता। किशोर के मुताबिक 9 साल उन्होंने मधुबाला की सेवा की। वो बेड से उठ नहीं सकती थी। अपनी आंखों के सामने उन्होंने मरते देखा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि किसी को सामने मरते देखना क्या होता है, इसे समझा नहीं जा सकता। 23 फरवरी 1969 को मधुबाला की मौत हो गई। वो बहुत दर्द में थी, परेशान हो जाती थी तो चीखती थी कि मौत क्यों नहीं आती। किशोर ने बताया था, उस वक्त भी मुझे मजाक करना पड़ता था। डॉक्टर ने कहा था कि इन्हें खुश रखिए। मैंने मधुबाला की आखिरी सांस तक ये किया। खुशी में खुश हुआ, दुख में रोया। किशोर की तीसरी शादी योगिता बाली के साथ 1976 में हुई। महज 2 साल ये शादी चली। किशोर इस शादी को मजाक मानते थे। वो मानते थे कि योगिता बाली शादी को लेकर गंभीर नहीं थी, वो अपनी माँ के साथ रहना चाहती थी, मेरे साथ नहीं। 1980 में उन्होंने एक और अभिनेत्री लीना चंदावरकर से शादी की। लीना को वो बहुत पसंद करते थे, उनके साथ खुश थे। किशोर के 2 बेटे हैं, पत्नी रूमा से अमित कुमार और लीना से सुमित कुमार। 1986 में किशोर कुमार को दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद उन्होंने गाना कम कर दिया। अब वो खंडवा लौट जाना चाहते थे, लेकिन नियति को ये मंजूर नहीं था। किशोर इससे पहले भी कई बार अपने परिवार और स्टाफ के सामने मरने की एक्टिंग कर चुके थे। वो कई बार अशोक कुमार और अनूप कुमार तक उनके पास तक खुद के मरने की खबर भी पहुंचा चुके थे। जब सब सन्न रह जाते तो किशोर जोर जोर से हंसने लग जाते। किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कौन मूर्खों के इस शहर मुंबई में रहना चाहता है, यानी कि बम्बई में, जहाँ कोई दोस्त नहीं, हर कोई आपका इस्तेमाल करना चाहता है। क्या आप यहाँ किसी पर भरोसा कर सकते हैं? क्या कोई आपका दोस्त है? मैं इन सब से दूर चला जाऊँगा अपने खंडवा में, वो मेरे पुरखों का घर है। इस बदसूरत शहर में कौन रहना चाहता है? लेकिन वो बदसूरत शहर को मौत से पहले नहीं छोड़ सके। उनका आखिरी गाना बप्पी लाहिड़ी के लिए था। आशा भोंसले के साथ फिल्म वक्त की आवाज़ में गुरु गुरु गाना मिथुन चक्रवर्ती और श्री देवी पर था। एक और बात आपको बता दें कि किशोर ने अपने घर के बाहर बिवेयर ऑफ किशोर का जो साइन बोर्ड लगा रखा था। निर्माता निर्देशक HS रवैल जब उनके घर में उनसे मिलकर बाहर जा रहे थे तो किशोर ने उनके हाथ पर काट लिया। जब रवैल ने पूछा कि ये क्या किया तो किशोर ने जवाब दिया कि मेरे घर में घुसने से पहले आपको बोर्ड देखना चाहिए था। किशोर कुमार ने अपने घर पर एक आर्किटेक्चर को बुलवाया और कहा कि मेरे लिए ऐसा घर बनाओ जिसके हर कमरे में पानी ही पानी हो। वह यह भी चाहते थे कि उनके बेड के पास एक नाव हो जिस पर बैठ कर वे डाइनिंग हॉल तक जा सके। यह सपना हालांकि पूरा नहीं हुआ, लेकिन ऐसी सोच के मालिक किशोर कुमार वास्तव में लाजवाब थे। किशोर कुमार पैसे का ज़्यादा ध्यान रखते थे। किशोर का गला ख़राब रहता था, लेकिन जब गाने के उनको पैसे मिल जाते थे तो गला ठीक हो जाता था।
किशोर कुमार ने एक बार दोस्त से कहा था कि देख, जब हम मरने वाले होंगे तब सारा पैसा अपनी छाती पर बांध लेंगे, तब मरेंगे। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री एक आकाश गंगा है जहां कई सितारे आते हैं, चमकते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उनमें कुछ सितारे ऐसे भी होते हैं जो हमेशा चमकते रहते हैं। जैसे शुक्र किशोर कुमार बॉलीवुड के वही शुक्र है। आभास कुमार गांगुली के नाम से पैदा हुए किशोर कुमार का नाम सुनते ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें किस रूप में किया जाए। उनकी ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार थी, इतना सबको पता है, लेकिन उनके दुख भी कम नहीं थे। वही दुख जिन्हें वो पूरी दुनिया से छुपा कर रखते थे एक हंसमुख मुखौटे के भीतर। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। किसी इंटरव्यू के दौरान एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आप किसी भी पार्टी में नहीं जाते, ना ही आपके बंगले पर कोई आता है, तो आपको अकेलापन महसूस नहीं होता? इस पर किशोर कुमार ने जो कहा उसके लिए उनको पागल कहा जाने लगा। किशोर कुमार ने कहा कि दुनिया उनको पागल कहती है और मैं कहता हूँ कि दुनिया पागल है, और एक मैगजीन ने उनको मैडमैन भी करार दिया था। इसी कथन के साथ उन्होंने अपने जीवन का फलसफा लोगों के सामने रख दिया था। किशोर कुमार के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गाने की कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली, बावजूद इसके वो लंबे समय तक बॉलीवुड के टॉप सिंगर बने रहे। इसके बारे में उनके बड़े भाई अशोक कुमार बताते हैं कि बचपन में किशोर की आवाज़ बिल्कुल फटे बांस जैसी थी, लेकिन एक बार उनका पाँव सब्जी काटने वाली धरांती पर पड़ गया, पैर में गहरा जख्म हो गया। इलाज में डॉक्टर ने ना जाने कैसी दवा दे दी कि किशोर कुमार 2-3 दिन तक रोते ही रह गए। बस उन दिनों के रोने में ही उनका गला साफ हो गया। किशोर कुमार कभी एक्टिंग नहीं करना चाहते थे, वो कुंदन लाल सहगल के फ़ैन थे, उनकी तरह गाना चाहते थे, लेकिन उनके बड़े भाई अशोक कुमार जो बॉलीवुड में बड़ा नाम बना चुके थे, उन्होंने ही कहा कि आप एक्टिंग भी कीजिए। इसलिए किशोर कुमार को जब भी अशोक कुमार के कहे जाने पर किसी फिल्म में लिया जाता तो कोई ना कोई वो पैंतरा बनाकर एक्टिंग करने से बच जाते थे। एक बार किशोर कुमार को अपने भाई अशोक कुमार के साथ फिल्म भाई भाई के लिए सीन शूट करना था। किशोर कुमार ने फिर से अपना खेल शुरू कर दिया, लेकिन इस दफ़ा उनके भाई अशोक कुमार उनके सामने थे तो उनकी दाल नहीं गल पा रही थी। तब उन्होंने डायलॉग भूल जाने का नाटक किया और सीन से बाहर भागने लगे। पर अशोक कुमार भी अशोक कुमार थे, उन्होंने किशोर कुमार के दोनों पैरों पर अपना पैर रख दिया और उन्हें हिलने तक का भी मौका नहीं दिया। एक फिल्म में अशोक कुमार और देव आनंद साथ काम कर रहे थे। उस फिल्म के एक सीन के लिए कोई एक्टर चाहिए था, तो अशोक कुमार ने किशोर से कहा कि एक सीन है, कर दे। अशोक कुमार ने उन्हें ब्रीफ देते हुए कहा कि जैसे देव अंदर आएगा तुझे उसे खरी खोटी सुनानी है। किशोर ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन जैसे ही सीन शुरू हुआ और देव आनंद अंदर आए, किशोर कुमार ने उन्हें सच में गंदी गंदी गालियाँ देनी शुरू कर दी और भाग गए। डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब चिल्लाते रहे कि सीन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन किशोर कुमार तो बस भाग ही गए। ये भी किस्सा है। किशोर कुमार यूँ तो बड़े खुशमिजाज आदमी थे, लेकिन वो उन लोगों से बड़े खफा रहते थे जिन्होंने उन्हें शुरुआती दिनों में काम मांगने पर झिड़क दिया था। किशोर जब मुंबई आए तो उन्हें सब लोग बड़े नकारा और आवारा समझते थे। उन्हें लगता कि इसका बड़ा भाई एक्टर है तो ये भी चलाया पीछे पीछे। उन्हें कई लोगों ने वापस खंडवा लौट जाने की सलाह भी दी थी और काम देने से इनकार भी कर दिया था। ये बातें किशोर कुमार के दिल में आखिर तक बैठी रही। किशोर कुमार को लगता था कि वे लोग उनसे सिर्फ दौलत और शोहरत के लिए मिलते हैं। जब उनके पास ये सब नहीं होगा फिर से ये वैसा ही तलखी भरा बर्ताव करने लगे और दुर्भाग्यवश उनकी ये बात सही भी निकली। एक दौर के बाद जब किशोर कुमार ने काम करना बंद कर दिया और उनका कुछ इनकम टैक्स बकाया रह गया, इसे भरने के लिए उन्हें स्टेज शो करने पड़ रहे थे। उस दौर में उन्हें किसी ने कोई काम नहीं दिया, ना ही एक्टिंग में ना ही गाने के लिए। उस दौर में उनकी मदद को आ गया एस.टी. बर्मन। किशोर कुमार और एस.टी. बर्मन की जोड़ी को लोग खासा पसंद करते थे, तो बर्मन ने किशोर से कहा कि चलो एक छोटा प्रोजेक्ट है, साथ में करते हैं। उस फिल्म से एक नए लड़के को लॉन्च किया जा रहा था। उस फिल्म के लिए
सभी गाने किशोर कुमार की आवाज़ में रिकॉर्ड किए गए और एल्बम सुपर डुपर हिट हुआ। भाइयों बहनों, वो फिल्म आपको जैसे पहले बताया गया है कि आराधना थी, और उस फिल्म के बाद राजेश खन्ना के रूप में बॉलीवुड को अपना पहला सुपरस्टार मिला, और उसके बाद तो किशोर दा के पास ऑफरों का तांता तक लग गया था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू। राजेश खन्ना की फिल्म आनंद के लिए डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की पहली पसंद किशोर कुमार ही थे, लेकिन एक गलतफहमी की वजह से किशोर दा के हाथ से उनकी एक फिल्म निकल गई। हुआ यूं कि किशोर कुमार का किसी बंगाली डायरेक्टर के साथ झगड़ा हो गया था, तो उन्होंने अपने गार्ड से कहा कि अगर कोई बंगाली उनके घर आए तो उसे डांट के भगा देना। उसी दिन ऋषिकेश मुखर्जी किशोर कुमार से मिलने पहुंचे और किशोर दा के गार्ड ने उन्हें भला बुरा कहकर भगा दिया। इस बात से ऋषिकेश मुखर्जी बेहद नाराज हुए और उन्होंने किशोर कुमार को अपनी फिल्म में लेने का विचार छोड़कर राजेश खन्ना को साइन कर लिया। किशोर कुमार ने अपने बड़े भाई अशोक कुमार के 76वें जन्मदिन पर एक भव्य पार्टी प्लान की थी। पूरे बॉलीवुड को न्योता भेजा गया था। किशोर कुमार का बेटा अमित भी लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके आ रहा था, मतलब पूरा जश्न वाला माहौल था। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन किसे पता था कि जो बॉलीवुड अशोक कुमार के जन्मदिन के जलसे में शरीक होने वाला था, उसी दिन किशोर कुमार की मयत में शामिल होना पड़ेगा। 13 अक्टूबर 1987 को, जिस दिन जन्मदिन था किशोर कुमार के भाई अशोक कुमार जी का, तो 13 अक्टूबर 1987 को शाम 4:45 बजे किशोर कुमार को अपने घर गौरी कुंज पर दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। ये सच में बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा झटका था। किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं था, लेकिन होनी को कौन टाल पाया है। किशोर कुमार की इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार उनके गांव खंडवा में ही हो, वैसा ही हुआ। आज मध्य प्रदेश के खंडवा में उनकी समाधि है और राज्य सरकार हर साल किशोर कुमार के नाम पर कला के उत्कृष्ट लोगों को ये सम्मान देती है। संगीत का जीनियस किशोर कुमार खंडवा वाला हमेशा हमेशा के लिए अपनी यादें हमारे दिलों में छोड़कर हमें सदा के लिए छोड़ गया। अच्छा अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं। ऑनलाइन डाइट ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਭਾਂਗੇ ਹੱਲ। ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਹਰ ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਦੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹਰ ਜਮਾਤ ਦੀ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਚੈਨਲ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ।